देखो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? When a solid body is indulged in the fluid displays equal to weight of the body. The fluid displaced is equal to weight of the body. It is Archimedes. ये half correct है, half correct. तो ठीक है, हमने क्लास में क्या पढ़ा था पहले ये देखते हैं। देखो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी थी, फ्लूइड applies pressure in all directions. प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? रो जी एच। अगर एक ऑब्जेक्ट है फ्लूइड के अंदर किसी डेप्थ एच पे, अगर इस हाइट डेप्थ पे ऑब्जेक्ट है तो प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट ए पे? पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ओके, टुडे विल डिस्कस समथिंग व्हेन अ बॉडी is partially or fully immersed when a body is partially and fully immersed in a fluid, it always experience an upthrust. It always experience upthrust or upward force. कितनों ने कभी सुना है या पढ़ा है, जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर होती है उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है? पता है आपको ये? राइट? पता है आपको? When a body is partially or fully immersed in a fluid, it always experience an upthrust or upward force. इसलिए देखो इसका एग्जांपल, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? नेम ऑफ दिस फोर्स इज बायोएंस फोर्स। ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स को बोलते हैं, तो थ्रस्ट फोर्स का नाम है, थ्रस्ट इज फोर्स एंड अपथ्रस्ट इज अपवर्ड फोर्स। सपोज ये मेरा एक कंटेनर है, राइट? ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? पानी के अंदर है। अब देखो इसमें दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज mg, जो ऑब्जेक्ट का वेट है। mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इसमें एक और फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स है? तो पानी लगाएगा, राइट? दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट। अब देखो इन दोनों के पे डिपेंड करता है। अब देखो अपथ्रस्ट और mg दोनों क्या एक दूसरे को काउंटर करते हैं। अपथ्रस्ट ऊपर लगता है, mg नीचे लगता है। See, depend on who is dominating, कौन strong है? Depends on who is dominating, either upthrust or mg. There are three conditions. Three conditions. Object will float, partially dipped. Object float, completely sink, और तीसरा कंडीशन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सिंक होना, डूब भी जाता है। अब देखो ये तीनों के फिगर बताता हूँ आपको। पहले केस में क्या होगा? ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है, ऑब्जेक्ट ऐसा होगा, आधा नीचे आधा ऊपर। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? ये फ्लूइड है, ऑब्जेक्ट पूरा बस इस लेवल पे फ्लोट हो रहा है,
ऑब्जेक्ट इज जस्ट फ्लोटिंग ऑन दिस लेवल। तीसरे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगा। लेकिन इन तीनों केस में क्या होगा, अपथ्रस्ट विल एक्ट। तीनों केस में अपथ्रस्ट लग रहा है। इन ऑल थ्री केसेस अपथ्रस्ट इज एक्टिंग। यहाँ पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। यहाँ पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। इधर भी लगेगा क्या, here also upthrust will act। तो अपथ्रस्ट हमेशा ही रखते हैं। यहाँ तक कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है उस पर अपथ्रस्ट लगता है। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, वेट, शिप पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वेल फिश। आपको एक फैक्ट पता है वेल फिश के बारे में? वेल जो है, अगर उसको आपने पानी से निकाला तो उसका हड्डी का वेट इतना ज्यादा है कि उसकी बॉडी क्रश हो जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? जो ब्लू वेल है, इफ इट कम्स आउट ऑफ वाटर, इट्स वेट इज सो हाई दैट बोन विल क्रश हिज बॉडी। नहीं पता आपको? अगर जमीन पे आ गई, इफ इट कम्स ऑन, आपको ये तो पता होगा कि वेल के लंग्स होते हैं। वेल हैव लंग्स, दैट मींस दे हैव टू कम आउट टू टेक एयर। यू नो दिस? वेल डोंट हैव गिल्स। ओके, इतना पता है। तो वेल हैव लंग्स, तो क्या वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन नहीं ले सकता? इट जंप्स आउट, इट टेक्स लॉट ऑफ एयर, देन इट गोज इन। अब देखो जो वेल है, देन व्हाई इट डोंट कम ऑन लैंड ओनली? सी इफ इट कम्स ऑन लैंड, उसका बॉडी का वेट क्या होगा? बॉडी का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड बॉडी का वेट जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके जो बॉडी बोन्स है, बोन्स उसके जो फ्लैश है उसको क्रश कर देंगे। इतना हैवी होता है वेल। आपने देखा होगा ब्लू वेल इज सो बिग। लेकिन पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर क्या हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। द वेट ऑफ वेल रिड्यूसेस व्हेन इट इज इनसाइड वाटर। कितनों को ये समझ में आया इतना? ठीक है। शिप फ्लोट्स ऑन वाटर सबको पता है। दिस इज नॉट ओनली whale fish, there is also one more example। आपका खुद का, आप कहीं पानी के ऊपर फ्लोट किया, यू अपीयर्स टू वेरी लाइट। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आप एक दूसरे को उठा लेते हो, आपकी बॉडी लाइट हो जाती है, राइट? सो स्विमर ऑल्सो becomes light in water। आपने और कोई एग्जांपल? आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो मैं बचपन में एक्सपीरियंस करता था। जो मेरा बकेट होता था वाटर का, बकेट में क्या रहता था, बकेट में पानी रहता था। एंड इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट जो मग है, मग वो बकेट पे फ्लोट करता था। दिस मग यूज्ड टू फ्लोट इन वाटर। और मुझे लगता था ये क्यों हो रहा है? आप में से कितनों ने एक्सपीरियंस किया है चाइल्डहुड से? मग फ्लोट्स ऑन वाटर, बकेट की वाटर में। Why it is floating? Why mug is floating? Mug is floating because of this force. Which force? Buoyant force। So buoyant force की वजह से mug is flowing on water। Mug is floating on water due to buoyant force। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? कुछ एक दो एग्जांपल buoyant force के। कैन यू प्लीज गिव 1-2 एग्जांपल्स ऑफ buoyant force? Plant float on water. Plant floats on water, very good। Lotus and others, plant Yes, sir. floats Wide, like
प्लांट फ्लोट्स ऑन वाटर। चलो मैं आपको, I told when we talk about fluid, fluid also means air. How many of you remember? स्काई डाइविंग के वक्त, यस वेरी गुड, मैं यही बोलने वाला था। सी फ्लूइड ऑल्सो मीन्स एयर। अब आपने फेदर देखा होगा, फेदर राइट, जो फेदर होता है, फेदर कितने धीरे धीरे आता है राइट, और लीव्स, फेदर और लीव्स, feather or leaves, right? You agree or not? They come so slowly. Why they come so slowly? Because of buoyant force of air. Air is also fluid. मैंने आपको बताया था, right? It's not only water or any fluid which is any liquid which apply buoyant force. Even air applies buoyant force. See, even our parachute. Why our parachute? What is the reason behind parachute? जो इतना slowly comes out. Whether some video is on? If you turns on your video, then you will become celebrity. You know why? Why will become celebrity? Why, sir? क्योंकि आप YouTube पे आ जाओगे, आपका वीडियो, मेरी क्लास में आपका वीडियो चलेगा। So Sarita has become celebrity now. Now you have become a YouTube star. चलो ठीक है। So देखो पैराशूट भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इवन पैराशूट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इवन पैराशूट वर्क्स ऑन buoyant force। Even no problem. Even the skydiving, one student is telling, देखो जब हम हवा से गिरते हैं, आप तो ऐसे कूदे नहीं होगे, but someone jump from top of helicopter, so he can experience the force of pressure which is acting up. He can experience the force of pressure which is acting up. आप मुझे पता नहीं किसी ने की है कि नहीं स्काई डाइविंग। My sister has done, but she told that she had experienced the force of pressure which is acting up, और वो काफी heavy रहता है। That pressure of air is very strong. ऐसा लगता है जैसे कोई आपको बिल्कुल ऊपर धक्का दे रहा है। So resistance and buoyant force. See, resistance is obstruction. अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इस साइड के सरफेस पे एक फोर्स लगेगा, वाटर का सरफेस उसको रोकेगा, राइट? ये साइड के सरफेस में तो फोर्स लगता है, दैट इज रेजिस्टेंस। लेकिन पानी जो ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स एक फोर्स लगा रहा है पानी, रेजिस्टेंस क्या है? वो मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पानी है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग, अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इधर है, ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या लगेगा? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस डायरेक्शन? रेजिस्टेंस विल बी हियर, जो फ्लूइड रेजिस्टेंस लगाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ। बट अगर मेरा बायएंड फोर्स ऊपर लग रहा है, सपोज ये फ्लूइड है, सपोज माय बायएंड फोर्स इस ऊपर लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर होगा, राइट? तो रेजिस्टेंस किधर लगेगा? रेजिस्टेंस विल एक्ट डाउनवर्ड। रेजिस्टेंस का काम क्या है? जहां पे भी ऑब्जेक्ट मूव करे उसको अपोज करना, लेकिन बायएंड फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। आया समझ में? Yes, sir. And why could you understand? Yes, that is known as viscosity. उस पे आऊंगा मैं, I'll come to even that point.
तो ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो फटाफट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं रिगार्डिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड है, उसमें ऑब्जेक्ट नीचे, ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, मास m है, उस पे mg नीचे लगेगा और एक ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज बायंड फोर्स। ठीक है, सो mg क्या हो गया, वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, एक उस पे इट विल एक्ट डाउनवर्ड। सेकेंड इज बायंड फोर्स, it will act upward. सर डाउनवर्ड फोर्स बाइंड फोर्स है ना? डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी से हमें नीचे लगता है। तो ठीक है, अब देखो एक अपेरेंट वेट होता है जो हमें फील होगा, apparent weight is felt. What is the apparent weight? Apparent weight is mg minus apparent weight is mg minus upthrust. बायंड फोर्स को अपथ्रस्ट ही बोलते हैं, mg minus upthrust। तो इसलिए बॉडी पानी में हल्का लगता है, क्यों? क्योंकि जब बॉडी पानी में होता है तो हम उसका वेट मेजर नहीं कर रहे होते, हम क्या वेट मेजर कर रहे होते हैं, उसका अपेरेंट वेट। उसका क्या मेजर कर रहे होते हैं, अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, mg माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। देखो जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इट मींस दैट माय mg का साइन क्या था? अपथ्रस्ट ऊपर जाता है ना, नाम ही है अपथ्रस्ट, अप नहीं ऊपर। सर, साइन, तो साइन क्या है सर? वो स्क्रीन दिख रही है ना, क्योंकि मेरे को मेरा नेटवर्क लो है इधर। अपथ्रस्ट का कोई ऐसा वो नहीं है, सिंबल नहीं है, आपको पूरा बायंड ओके फोर्स लिखना पड़ता है। तो देखो mg इज इक्वल टू बायंड फोर्स। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इक्विलिब्रियम कुछ होगा। सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सपोज माय ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, सपोज ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें क्या लिक्विड है, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट क्या ये है, फ्लोट कर रहा है। अब देखो फ्लोटिंग का मतलब क्या है, आई ऑलरेडी टॉट यू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग मींस इट इज इन विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स विल कैंसिल ईच अदर। अब देखो अपथ्रस्ट यहां लगेगा और डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स mg लगेगा। तो क्या होगा, बोथ शुड कैंसिल ईच अदर, mg शुड बी इक्वल टू बायंड फोर्स, राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, कितनों को आ रहा है समझ में? जब भी तो इक्विलिब्रियम होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल करने चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट अपेरेंट वेट क्या होगा? सी ऑब्जेक्ट जब फ्लोट कर रहा है, अपेरेंट वेट क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग व्हाट शुड बी अपेरेंट वेट? व्हाट शुड बी अपेरेंट वेट? व्हाट शुड बी द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग? बताओ, गेस करो। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? जीरो। वेरी गुड। क्यों जीरो होगा? क्योंकि mg और अपथ्रस्ट क्या इक्वल है, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। देखो व्हाई ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इट इज फ्लोटिंग बिकॉज उसका अपेरेंट वेट जीरो हो गया है।
How many of you could understand these points? अब देखो कितना फोर्स लगेगा, अभी तक मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यस दैट इज करेक्ट, ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट उस पे कितना फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या पता चल सकती है, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना फोर्स लगेगा, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने बताया कि अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, सो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ठीक है, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस पे लगाया, आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, यू नो व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, क्या करता है ऑब्जेक्ट का मेजर वेट मेजर करता है, राइट, मैंने उसको स्प्रिंग बैलेंस पे लगाया, सपोज इस ऑब्जेक्ट का वेट आया स्प्रिंग बैलेंस से, वेट इज इक्वल टू हाउ मच, 200 न्यूटन, m into g, राइट, 20 kg मास, ग्रेविटी के साथ 200 न्यूटन। आ रहा है समझ में? ओके, नाउ सपोज मैं ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको एक कंटेनर में डालता हूँ, सपोज मेरा एक कंटेनर है, उसमें क्या है, पानी है ऊपर तक, ये एक ओपनिंग है, ये क्या उसमें ओपनिंग है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्रिंग बैलेंस को उठा के यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो सेम स्प्रिंग बैलेंस है बस कलर बदल रहा हूँ, ये तो क्या होगा सब एक ही कलर का लगेगा, आई पुट द स्प्रिंग बैलेंस हियर, सी सेम स्प्रिंग बैलेंस आई पुट हियर, नाउ व्हाट विल हैपन, ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर आ गया, ऑब्जेक्ट थोड़ा क्यों आ गया, ऊपर आ गया, नाउ व्हाई ऑब्जेक्ट इज कम लिटिल अप, व्हाट इज द रीजन दैट ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर आ गया, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अपथ्रस्ट, राइट, कितना अपथ्रस्ट लग रहा है, लेट्स कैलकुलेट इट, सपोज जब मैं ऑब्जेक्ट को जब इसके अंदर डिप करूंगा तो पानी बाहर गिरेगा, उस पानी को मैं कंटेनर में कलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज ऑब्जेक्ट पानी ओवरफ्लो के यहाँ पे गिरेगा, सपोज पानी इतना पानी गिरा, राइट, सपोज ये पानी था, इस पानी का वेट कितना था, वेट, इस पानी का वेट था, सपोज दिस वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ, सी दिस इज व्हाट, ये क्या है मेरा, दिस इज डिस्प्लेस्ड वाटर, दिस इज डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस वाटर, जो वाटर इसको डालने के बाद डिस्प्लेस होके नीचे गिर गया, अब इस वाटर का वेट कितना होगा, द वेट ऑफ दिस वाटर आई एम गिविंग फॉर एग्जांपल, सपोज इसका वेट है 50 न्यूटन, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में, यहां तक कितनों को आ रहा है, आकांक्षा आ रहा है, अभिषेक, सुशील, शिवम, रितेश, नेहा, अब ठीक है, अब आपको मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, सी वेट इज इक्वल टू 200 न्यूटन, एवरीवन नोस, सी upthrust is equal to weight of water displaced, which is equal to 50 न्यूटन, मतलब क्या, इस पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, that upthrust which is acting on this object due to water, तो ये अपथ्रस्ट लग रहा है, this upthrust should be how much, this upthrust should be equal to जितना पानी मैंने डिस्प्लेस किया, जितना पानी मैंने डिस्प्लेस किया, कितना पानी डिस्प्लेस किया, 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन ही अपथ्रस्ट होगा, इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई कैन कैलकुलेट अपेरेंट वेट, व्हाट शुड बी अपेरेंट वेट,
apparent weight should be equal to weight minus upthrust, which is equal to 200 minus 50 equal to 150. तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आ रही है? सपोज यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 200 न्यूटन आ रही है. यहाँ पे क्या आएगी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग? यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 150 न्यूटन आएगी. क्यों? क्योंकि 50 न्यूटन अपथ्रस्ट लग रहा है, तो थोड़ा ये वेट कम हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर हो गया. दिस इज व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज. तो आर्किमिडीज क्या बताता है? जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही अपथ्रस्ट होगा. जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही अपथ्रस्ट होगा. कितनों को आ रहा है समझ में? तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखता हूं. ठीक है, आर्किमिडीज का स्टेटमेंट आपको जब भी समझ में आएगा जब आप ये समझ पाए. किसी को भी डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है, व्हेन a body is partially or fully immersed in the fluid, it experiences an upthrust or buoyant force which is equal to the weight of fluid displaced by the object. Sir, can you repeat? When a body is partially or fully immersed in the fluid, it Sir. experiences an upward or buoyant force, which is equal to the weight of fluid displaced by the object. कितनों को ये समझ में आया? देखो इतना है तो फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस. इफ यू ऑल अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1. पता तो चले मुझे. ग्रेट, आया सब. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, आपको फटाफट आंसर देना है. दे आर इवन प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी, which body will experience more buoyant force? Which body will experience more buoyant force? First, ये 50 kg है A, 50 kg है B. Which body will experience more buoyant force? A पार्ट A में या B में, किसमें buoyant force ज्यादा लगेगा? तो थोड़ा सोच समझ के बताओ. A या B, किसमें buoyant force ज्यादा लगेगा?
बताओ साहिल, वेद, तनुजा, क्या होगा आंसर? ए या बी? कुछ तो बोलो। बी? Why B? What is the reason? Yes, B will experience more buoyant force or upthrust, because why? Because it displays more water. किसमें ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, ए केस में या बी केस में? बी केस में, राइट, बिकॉज it displaces more water. देखो, जो जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाएगा उतना बाइंड फोर्स लगेगा, तो जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाएगा, दैट इज द रीजन जो शिप होती है, शिप, इफ यू दिस सी शिप, देखो तो शिप होती है, शिप में क्या करते हैं, इफ यू केयरफुली सी, शिप में बेस जो होता है उसका कैसा रखते हैं, शिप का बेस कैसा होता है, वी की तरह होता है कि नहीं? थोड़ा देखो, कुछ ऐसा रहता है. Why they keep like this? Why they keep ship like this? और किसी स्ट्रक्चर का शिप क्यों नहीं बना देते? ये उल्टा क्यों नहीं कर देते? ऐसा शिप, कुछ ऐसा शिप, ऐसा शिप, सब इस तरीके का क्यों नहीं शिप करते? इसी तरीके का क्यों शिप करते हैं? Why this is the correct way or these are the wrong way? Because जो पहला केस है, उसमें क्या हो रहा है? पहला केस में क्या हो रहा है? ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा. जो फिगर ए है, ये क्या करेगा? इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर, क्योंकि मोर वाटर डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा? अपथ्रस्ट ज्यादा होगा. जो ये वाले फिगर है, इसमें ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं होगा, बिकॉज ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं होगा तो अपथ्रस्ट कम होगा, वो डूब जाएगा. आ रहा है समझ में? बन रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट. देखो, जितना डेंसिटी फ्लूइड का, मोर द डेंसिटी of fluid, more will be the upthrust. मतलब जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा. एग्जाम्पल, डेड सी. आप में से कितना ने डेड सी का नाम सुना है अपनी लाइफ में? सुना है डेड सी नामक चीज है? डेड सी में क्या होता है? डेड सी में ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट, ह्यूमन कैन वॉक. मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, आई विल शो यू डेड सी. अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, वेट. ये देखो, डेड सी में क्या है, लोग, पीपल है जो, सी ही कैन इजीली फ्लोट. कैन यू सी? He is easily able to float on water.
देखो, see how people are nicely walking on water. It's like it appears that this is very shallow. This is very shallow, but it is not shallow. Because of upthrust, people are floating like this. Because Dead Sea has lot of salt. The salt content in Dead Sea is very high. तो क्या होता है? सॉल्ट अमाउंट ज्यादा होता है तो वाटर का डेंसिटी बहुत ज्यादा है. सिंस वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ मोर डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ मोर डेंसिटी ऑफ वाटर, अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, पीपल विल फ्लोट. कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सी सो मेनी एग्जांपल्स. आया? ओके. So this is example of Dead Sea. Okay, let's continue. आपको मैं इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ. So Dead Sea, अब देखो एक और चीज होता है. जो शिप है मेरी, ship can float easily on salty ocean. ये सेकंड एग्जांपल है. In comparison to normal sweet water. क्यों? बिकॉज ओशियन है, ओशियन में क्या है? ओशियन में नमक है, तो क्या होगा? अपथ्रस्ट ज्यादा होगा. तो मेरी शिप है, सपोज एक ये ओशियन है और ये रिवर है. हो सकता है कि शिप में भी फ्लोटिंग ऑन ओशियन, लेकिन अगर वो शिप मेरी गलती से रिवर वाटर में आ गई तो सिंक हो जाएगी. इट कैन सिंक. हियर इट मे बी फ्लोटिंग. So it may be floating here, but here it can sink. Why this happens? This happens because यहाँ पे density कम है. Density of water is less. So क्या होगा? अपथ्रस्ट का क्या होगा? अपथ्रस्ट कम होगा, उससे क्या हो जाएगा? They will sink. कितनों का आया समझ में? आ रहा है ये प्रॉपर्टी? हर्षल आया, नेहा आया, सोनाली, वेद, पवन, सुशील, अभिषेक, अभिजीत. Next, just wait a minute, student. Student, just 1 minute. I just come in a minute. चलो ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सी थर्ड प्रॉपर्टी इज वेट ऑफ अ बॉडी. ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आई एम राइटिंग एज अ प्रॉपर्टी. वेट ऑफ अ बॉडी immersed in a fluid will always
be less than its actual weight because of upthrust. तो मैंने आपको बताया था अपेरेंट वेट is equal to weight minus upthrust, राइट? ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. फोर्थ पॉइंट, कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछना. See, upthrust is even applied by air. Okay, what? आपको मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. How many of you know Tyndall effect? Air, sunlight source Tyndall effect. हमने पढ़ा है कभी टर्म? What do you mean by Tyndall effect? Tyndall effect क्या होता है? Tyndall effect क्या होता है? Tyndall effect. Scattering of light. I think colloidal particles in air shows the path of light. Colloidal particles in air shows the path of light. If I am not wrong. Am I correct? हाँ? जब हवा में particles होते हैं, they shows the path of light. Is it correct? मतलब हवा में भी particles हैं. Why there are some particles on air? What is the reason that there are some particles on air? Why there are some particles on air? Why there are particles on air? They never settle. They never settle. पता है आपको? See, there are three type of particles. Collider particle mix, right? Why they are mixed with air? Because of upthrust. तो एयर भी अपथ्रस्ट लगाता है. अब कभी देखना, जब खिड़की से सनरेज आती है, तो आपको हवा में क्या मिलेंगे? हवा में आपको पार्टिकल्स दिखेंगे. यू कैन सी डस्ट पार्टिकल, वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल, दे आर फ्लोटिंग इन एयर बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट. कितनों को आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चीज. अब देखो ये अपथ्रस्ट मैंने खत्म कर दिया, ठीक है. अब देखो अपथ्रस्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, हर ऑब्जेक्ट में अपथ्रस्ट लगता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं होते. ऐसा होता है कि नहीं? सम ऑब्जेक्ट फ्लोट, सम ऑब्जेक्ट डोंट फ्लोट. व्हाट इज द रीजन दैट सम ऑब्जेक्ट फ्लोट, सम ऑब्जेक्ट डोंट फ्लोट? सो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी लॉ ऑफ फ्लोटेशन. ये आर्किमिडीज से रिलेटेड है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट. लॉ ऑफ फ्लोटेशन. इसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा. आई शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग टू यू टुडे. आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, ठीक है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन. See what law of flotation tells? If density of object is less than density of fluid, तो क्या होगा? Yes, आपको मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा. If density of object is less than density of fluid, then what will happen? Object will float.
देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस मोर वाटर. ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस मोर वाटर. क्या होगा इससे? अपथ्रस्ट विल बी मोर. आ रहा है समझ में? सिर्फ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. इसका फिगर चलो एक एक करके फिगर दिखाते हैं. पहले का फिगर कैसा रहेगा? फर्स्ट फिगर विल बी लाइक दिस. Object will float and it will be partially immersed. देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं. अब डेंसिटी के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या सिंक होगा. जस्ट बाय सीइंग द डेंसिटी ऑफ बोथ, जस्ट बाय कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ बोथ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक. See, if density of object is equal to density of fluid, क्या होगा? Object will float. Object will just manage to float. कैसा बनेगा ये? It will be something like this. Suppose ये मेरा object will be something like this. थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस लेस वाटर, upthrust will be less. अब देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than density of, so is more than density of fluid. क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक. अपथ्रस्ट और क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस वेरी लेस वाटर. और देखो ऑब्जेक्ट ज्यादा करेगा तो अपथ्रस्ट मोर होगा. इसमें क्या होगा? डिस्प्लेस वाटर कम करेगा तो अपथ्रस्ट लेस होगा. इसमें वेरी लेस वाटर करेगा तो अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट विल बी वेरी वेरी लेस. अपथ्रस्ट यहाँ तक कितनों को आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो हाउ इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ऑब्जेक्ट विल बी सिंक. से किसका खेल है? पूरा डेंसिटी का. जितना ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम, उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा. अब देखो इस केस में mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. इस केस में भी mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. इस केस में mg इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट. इस केस में अपरेंट वेट विल बी 0. मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा. इसमें हो जाएगा वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, सॉरी अपरेंट वेट. देखो अपरेंट वेट क्या होगा? इसमें अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू 0. इस केस में भी अपरेंट वेट इक्वल टू 0. इस केस में अपरेंट वेट
mg minus upthrust. So this is all about law of flotation. This is all about law of flotation. So इन दो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन दो कंडीशन को क्या बोलते हैं? Body is weightless. Body is weightless. Why it is weightless? Because apparent weight is zero. Here this also body is weightless. But here body is not weightless. यहाँ पे body का weight होगा. यहाँ पे body का weight होगा. ठीक है. नेहा आ रहा है आपको? साहिल, वेद, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिर आगे बढ़ते हैं. So what is law of flotation? Law of flotation is telling when density of object is less than density of fluid, then object will float on fluid and will be weightless. That is its apparent weight is zero. तो याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका अपरेंट वेट जीरो होगा. उसका अपरेंट वेट जीरो होगा. उसका डेंसिटी फ्लूइड से कम या उसके इक्वल होगा. उसका डेंसिटी फ्लूइड से कम और उसके इक्वल होगा. ठीक है, ये हमेशा आप याद रखना. ऑलवेज रिमेंबर दिस. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ फ्लोटेशन. ठीक है, इसलिए हवा क्या है? हवा पानी के ऊपर आती है. क्यों? Why water comes above water? Sorry, air comes above water. अगर आप एक हवा है, ये पानी है, आप उसमें हवा को रखो, हवा का बबल ऊपर आ जाएगा पानी के. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो क्या होता है? तो वाटर एयर है वो क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाता है और वो राइट ऊपर निकल आता है. सो दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन. जब भी ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी वाटर से कम होगा तो क्या होगा? वो ऊपर आ जाएगा. इट विल कम अप. और उसका वेट क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? उसका वेट जीरो मानते हैं बिकॉज वो फ्लोट कर रहा है. राइट. और वो बॉडी को हम वेटलेस बोलते हैं. उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? वेटलेस. अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम क्या बचा है? टाइम इज वी हैव 14 मिनट्स मोर. आई वांट टू कवर वन मोर थिंग. Okay, students, please send me your attendance. Please send me your attendance. Attendance भेज दो.
हो गया अटेंडेंस? चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी of water is less than 1, A, object will float partially, object will manage to float, object will just manage to float, option C, object will sink, option D, none. बताओ चलो क्या होगा आंसर? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन 1. अब देखो सॉलिड की डेंसिटी वाटर से कम है, सिर्फ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. मैंने आपको बताया था क्या होता है. If density of solid is less than density of fluid, object will float. Object will float. देखो density of solid is less than density of water. Object will float partially. Object will float partially. So देखो मतलब मुझे एक पैरामीटर मिल गया. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन 1, मतलब ऑब्जेक्ट विल फ्लोट पार्शियली. If density of object upon density of water is equal to 1, क्या होगा? Just manage to float. And if density of object upon density of water is just greater than 1, object will sink. अब मैं वाटर से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि डे टू डे लाइफ में मोस्टली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसमें फ्लोट होता है? डे टू डे लाइफ में हमारा मोस्टली ऑब्जेक्ट कहाँ पे फ्लोट होता है? मोस्टली डे टू डे लाइफ में हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है पानी में. तो हमें पानी के पैरामीटर से अगर डेंसिटी कंपेयर करें तो हमारी शिप है यूजुअली वो वाटर में फ्लोट होती है. 75% चीजें वाटर है, हर चीज किसमें फ्लोट होती है? वाटर में. तो अगर मैं वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी लूं, अगर वो लेस देन 1 है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट मेरा फ्लोट होगा पार्शियली. अगर 1 है तो जस्ट मैनेज टू फ्लोट, ग्रेटर देन 1 है तो सिंक. अब आप बताओ, आपने ये रेशियो पढ़ा होगा. व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट दिस रेशियो इज कॉल्ड? कितनों ने पढ़ा है ये? The ratio of density of solid upon density of water is called. बताओ क्या होता है ये? किसी को तो पता होगा क्या होता है? What is this ratio called? Relative density. कितनों ने सुना है ये नाम? सुना है कि नहीं? Relative density is the ratio of density of object upon density of water. How many of you remember? See, relative density बस एक ही बच्चे ने सुना है, बाकियों ने? अभिजीत, अभिषेक, आकांक्षा, हर्षद, जयदीप, आपने सुना रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1, ऑब्जेक्ट वही हो जाएगा फ्लोट पार्शियली ऑन वाटर. रिलेटिव डेंसिटी 1 हो जाएगा तो
just managed to float. If relative density is greater than 1, object will sink. Okay, this is one point. See, next point. Okay. तो देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी का? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी of water at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. Relative density is ratio of density of solid and density of water at 4 degrees Celsius. Why I am taking 4 degrees Celsius? आपको पता है why we take 4 degrees Celsius? आपने पढ़ा होगा, right? 4 degrees Celsius में क्या होता है? 4 degrees Celsius में density of water is what? 1 gram per centimeter cube और 1000 kg per meter. कितनों को ये पता है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? या कभी सुना है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. इफ डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 1.11 gram per centimeter cube. Find the relative density. Second question. If density of an object is 900 kg per meter cube, find the relative density. अब पहले में क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. अब देखो ऑब्जेक्ट का मेरा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं वाटर किस में लूंगा? वाटर भी मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लूंगा. तो 1.11 by 1 becomes what? 1.11, right? If density of object is 900 kg per meter cube, find relative density. Relative density क्या हो जाएगा? 900 upon what is the density of water? Density of water is 1000. क्या आ जाएगा? 0.9. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, बिकॉज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज यूनिटलेस. अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? सिंक, इट सिंक्स इन वाटर, इट सिंक्स इन वाटर because relative density is more than 1, but this object will float because relative density is less than 1. मतलब density of object is less than density of water. इस केस में क्या होगा? Density of object is more than density of water. कितनों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? How many of you are understanding? बस 3 बच्चों को आ रहा है, बाकी बच्चे 4 5, सिर्फ 5 बच्चों को आ रहा है. 6 7, सिर्फ 7 बच्चों को. चलो वेरी गुड. आ रहा है? चलो ठीक है. ओके. क्वेश्चन. If relative density of an object is 0.6, then find density of an object. Option A 0.6 gram per centimeter cube. Option B 0.6
kg per meter cube. Option C, both A and B. Option D, 600 kg per meter, ग्राम पर मीटर क्यूब. चलो कैसे करेंगे? अब देखो जो पहला वाला है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये मेरा सीजीएस है. केजी पर मीटर क्यूब क्या है मेरा, एसआई है. सीजीएस एंड एसआई. अब मुझे देखना है कौन सा वर्क करेगा, सीजीएस वर्क करेगा एसआई. अब देखो दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं. अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. राइट. अब रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है, तो देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. अब देखो जब डेंसिटी ऑफ वाटर में सीजीएस में लूंगा तो आंसर मेरा ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप वाटर एसआई में लोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1000 बिकम्स 600 kg पर मीटर क्यूब. तो इससे मेरे को क्या पता चलता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू सीजीएस. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू सीजीएस, एक ही वैल्यू देखो. लेकिन अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी को एसआई में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर रिलेटिव डेंसिटी को एसआई में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर एंडिंग क्लास. सपोज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ice is 0.96, then density of ice in CGS क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन डेंसिटी ऑफ आइस इन SI क्या होगा, 0.96 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 960 kg पर मीटर क्यूब. कितनों का आया समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो इतना हो गया. कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एनोलॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. उससे पहले मैं फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ाऊंगा आपको, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. एक बार आपका फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कल नेक्स्ट क्लास में एनोलॉमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हो गया. उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन. एंड आई थिंक उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. ओके, फिर वेव्स एंड ऑसिलेशंस, 2 चैप्टर और बचेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको एक चीज दिखाऊं मस्त. तो ठीक है, जस्ट आई स्टॉप क्लास रिकॉर्डिंग.